नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो समृद्ध भारत अभियान के डायरेक्टर है, वो इंडिया एट 100 रिसर्जेंट भारत के ऑथर हैं, वो ब्रजभूमि से आते हैं, वो जिन्होंने सीएसआर को ग्रामीण इलाके के अंदर वहां के परिवेश को बदलने के लिए अपने 35 साल दिए। हमारे साथ वो हैं जिन्होंने 16 साल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन शायद उनकी ऊर्जा उन्हें कह रही थी कि आपको पूरे भारत को ऊर्जावान करना है, हर गांव को रोशन करना है। रोशन का मतलब सिर्फ बिजली नहीं, सुख सुविधाओं से रोशन करना है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अगर गांव से विकास निकलेगा तो ही भारत विकसित होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रज, वैसे तो कान्हा की भूमि है, लेकिन उनका नाम है सीताराम गुप्ता जी। सीताराम जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और पहला सवाल सर, क्योंकि आपको सीएसआर का मास्टर कहते हैं और आपने कई स्टेट के कई गांवों को पूरे तरीके से बदला है। मेरा कंसर्न ये है कि एक युवा जिस जोर में आप हुआ करते थे, उस जोर में नौकरी बड़ी बात होती थी, इतनी बड़ी नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी। अब इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर आप सामाजिक सेवा के लिए निकले, परिवार में मां थी, पिता थे, उन्होंने डांटा नहीं, धमकाया नहीं कि ये क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार में दो चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन आप एक चार दीवारों के भीतर ही काम कर सकते हैं। और जब मैंने लुपिन ज्वाइन की तो मैंने उनको कहा कि मैं चार दीवारों में काम नहीं करूँगा, मुझे पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। आपके पैसे का मैं हिसाब दूंगा, आपके काम का हिसाब दूंगा, लेकिन पावर मैं पूरी लूँगा आपसे। तो उन्होंने पूरी पावर मुझे ग्रांट की और वो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्टीज ने मुझको दी। उसमें चेयरमैन साहब को भी हट गए थे उसमें से। तो मैंने उसमें फ्री होकर के काम किया और फ्री होकर काम करने के बाद में मेरे दिमाग में ये आया, भारत का जो देश है 70% वाला, वो गाँव में रहता है। और मैंने गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन किया था तो मुझे मालूम था गांव की तकलीफ़ क्या है। मैं गांव से निकला था तो मुझे उनकी जो हार्श रियलिटीज़ मालूम थे। तो मैंने कहा जब मैं ऊपर उठ सकता हूं तो ये लोग कैसे ऊपर उठें। उस विचार के साथ में मैंने इस काम को शुरू किया। तो पहला गांव कौन सा बदला आपने? पूरा गांव एक नोनेरा गांव है, और जो कि 4 किलोमीटर यूपी से है और 1 किलोमीटर हरियाणा से है। और वो कामां के मेवात एरिया में है। तो जब मैं वहाँ गाड़ी में गया तो मैंने कहा भाई तुम्हारी क्या डिमांड है? मैंने कहा देखिए ऐसा है कि 15 किलोमीटर की सड़क बना सकते हो तो बना दो, नहीं तो अपने घर जाओ, आप हो गया आपका सीएसआर। मैं उदास वहाँ से निकल गया। और निकलने के बाद में जब निकल रहा था तो मैं नटवर सिंह जी के थोड़ा क्लोज था। तो उनका एन साहब कैसे उदास हो, वो लुपिन नहीं जानते थे। मैंने कहा ऐसे हो गया। मैंने कहा देखो मेरे पास आइए, आप आइए, आप 4 किलोमीटर की सड़क बना सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ देखता हूँ यार, मुझे मालूम नहीं कि उस वक्त शुरू का पहला काम था। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको कि जिस सरपंच लाखन सिंह के यहाँ से आप आ रहे हो उसके बाप मरने वाले हैं, और जाटों में बहुत बड़ा 25 गांव जमाएगा वो, उस पैसे को सड़क में काम में ले लो आप, तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं अब वापस जाइए। तो मैंने कहा मैं वापस जाकर कह दूँ तेरे पिताजी मरने वाले। मैंने कहा देखो इतनी बुद्धि एएन में होनी चाहिए। उसने मुझे सीख दी। मैं उसके पास गया, मैंने लाकर सब कैसे आ गए? मैंने कहा आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है, आपने मुझे बताया नहीं। अरे सब भगवान उनको उठा ले तो बड़ा बहुत अच्छा होगा, बहुत दुख पा रहे हैं। मैंने कहा पिताजी की डेथ हो जाएगी तो क्या करेगा? मैंने सब 25 गाँव की पाल जलाऊँगा। कितना पैसा खर्च करेगा? कम से कम 1.5-2 लाख रुपये 89 में, फरवरी 89 की बात बता रहा हूँ, मैं खर्च करूँगा। मैंने कहा यार सड़क का अगर आप बना के लिए मुझे पैसा दे दो तो मैं कलेक्टर से या गवर्नमेंट से कह के और सड़क का नाम तेरे पिताजी के नाम करवा दूंगा, परमानेंट रहेगी। उस दिन कहा साहब बैठ जाइए, आप घर में जा रहा हूँ। घर में गए तो उन्होंने कहा साहब 75,000 रुपये मेरी तरफ से। मैंने कहा तुम ठेकेदार हो, तुम ही बनाओगे। कलेक्टर साहब जी संधू थे, सरदार जी, मैं और जे संधू साहब और एक SC PWD, हम तीनों आए, सड़क का उद्घाटन किया। 75,000 रुपये हमको उन्होंने दे दिए कि साहब ये डाटो आपकी। 11,000 मदन मोहन सिंगल MLA का चुनाव लड़ने वाले थे, मंत्री जी बने थे बाद में, 11,000 उन्होंने दे दिए हमको। उसी दिन 86,000 आ गए। तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा साहब कैसे बनाएं? तो मैंने कहा देखो ऐसा करो, मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान का पैसा तुम्हें दे दूंगा 2 किलोमीटर का, और यूपी में तुम बना दो। 2.5 लाख रुपये लगाने हैं तुमको, 1.25 लाख रुपये की 1 किलोमीटर की सड़क बनती है। और वो हमने सड़क 4 किलोमीटर की बना दी।
और क्या परिवर्तन आया। तो जब मैं करीब 8 महीने के बाद उस गांव में जाता हूं तो एक भी आदमी गरीब नहीं रहा। मैंने हुआ क्या इस गांव में, मैं सच कह रहा हूं, मुझे पता ही नहीं पड़ा क्या होगा। माने साहब ट्रॉलियों भर भर के हम फरीदाबाद चले जाते थे और रोजगार करने लग गए। हमको रोजगार मिल गया, आपने सड़क के मध्य हमको रोजगार दे दिया आपने, और आज हमारा गांव खुशहाल है। आज ये एहसास करा रहा है कि 3-4 दशक के बाद भी आपके जहन में बिल्कुल वैसी ही तस्वीर स्पष्ट है, क्योंकि वो आपके दिल के बहुत करीब है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि CSR का फंड आज के दौर में देश के अंदर आपको क्या लगता है हर साल सालाना कितना कलेक्ट होता है और उसका कितना % लगता है? क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि CSR का फंड कागजों में तो बहुत लगता है, जमीन पर नहीं लगता है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं साहब। इस वक्त करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ का CSR का फंड है 2030 में, लेकिन 1 लाख करोड़ होने वाला है, ये फोरकास्ट है। ये 2030 में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। और 1 लाख करोड़, आज ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर का बजट ही 4 लाख करोड़ है, और अगर 1 लाख करोड़ हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा बजट है सर। लेकिन लगता है क्या है? तो वो एक्चुअली नहीं लग रहा है, डायरेक्शन लेस हैं हम। डायरेक्शन लेस ये होते हैं, देखिए रूरल डेवलपमेंट की 2 ही चीज़ें होती हैं, अगर वो कोई पहचान लेगा तो काम कर देगा। और वो ये होती है कि नीड बेस्ड काम क्या होते हैं और एरिया स्पेसिफिक क्या होते हैं। ये यहीं पे होगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता। नीड बेस्ड तो आपको जानते हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है। अगर इसमें काम कर दोगे तो नीड बेस्ड से आपकी गांव में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और एरिया स्पेसिफिक से आपको डायरेक्शन मिलती है फ्यूचर की। 2 चीज़ें एक अलग अलग हैं। तो मैंने कहा भाई इसको, फिर हमने इसको किया। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई 25 गाँव में क्या कॉमन प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, जब हम जमेंगे नहीं, हमको कोई नहीं जमने देगा। साहब पानी की है, कितना पैसा चाहिए? JN सिविल बोला 33 लाख रुपए चाहिए। कलेक्टर साहब के पास आया, संदूक पास 11 लाख मुझसे ले लो आप, और 11 लाख गांव वाले मैन मटेरियल कैश जो भी दें वो दे दें, और 11 लाख रुपये एक्चुअली तुम लूपिन से लगा दो। तो उन्होंने 11 लाख रुपये मुझे फटक दे दिए, स्मॉल सेविंग में दिए कलेक्टर ने, और वो लगा करके हमने लूपिन गांव विकास पंचायत का गठन किया, और 25 गांवों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और मैंने ML मेहता साहब को बुलाया, आज भी वहां कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। ML मेहता साहब को बुलाया मैंने सर ये थोड़ा काम किया है। वो आए तो दंग रह गए। कलेक्टर से बात की कि साहब मेरा 11 लाख में 5 लाख का काम नहीं होता, वो 33 लाख का हो गया है। तो और गांव वाले खुश हैं क्योंकि फर्स्ट वैरायटी का काम हो गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि 11 लाख में 5 लाख का काम नहीं होता, मतलब 6 लाख तो कलेक्टर साहब कह रहे थे ये बात। अच्छा, कलेक्टर साहब ने कही कि मेरे 11 लाख का 5 लाख में काम नहीं होता। ठीक है। 5 लाख का काम। अभी तक कितने गांव आप बदल चुके हैं? नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट बदले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट ही बदल दिया आपने? पूरे डिस्ट्रिक्ट बदले हैं। देखिए कंट्री नीड्स स्केल, एंड स्केल जो है वो नहीं हो सकती सरकार के साथ बगैर काम करने के लिए। मैं सरकार में काम किया हूँ तो मुझे सरकार की सब चीज़ें पता है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट बदल दिए हैं सर? मैंने इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बदल दी हैं। बड़ी बात है थोड़ी सी, मैं अपने मुंह से बढ़ाई नहीं करूँगा। बर्डपुर डिस्ट्रिक्ट को कोरोना से पहले पॉवर्टी फ्री कर दिया था मैंने, बिल्कुल पॉवर्टी फ्री, एक आदमी नहीं। मेरा नारा ये था, गरीब मुक्त, रोजगार युक्त, नारी सशक्त। हर एक के रोजगार दूंगा और गरीबी रहेगी नहीं यहाँ से, और नारी को हम उसको रोजगार देंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों है सर कि हम देखिए गर्मी में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली नहीं है। आप तो बाकायदा इस फील्ड के अंदर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर देखिए सॉल्यूशन ये है, उसमें CSR की भूमिका क्या है? नहीं, CSR की भूमिका कई हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि अवेयरनेस का करना। अब आप ये देखिए कि हम राजस्थान स्टेट की बात करते हैं, आज हम आपके स्टूडियो में हैं, तो राजस्थान स्टेट की बात करते हैं। 365 दिन में से 300 दिन ऊर्जा सन लाइट रहती है यहाँ पर। तो हमको 300 दिन सन को कैसे यूज करें? पहली बात तो ये आएगी, आपके प्राइम मिनिस्टर महोदय ने ज़बरदस्त योजनाएं दी हैं, PM कुसुम की और PM सूर्या की, घर की जो भी योजनाएं दी हैं। लेकिन सरकार में एक चीज़ होती है कि मिशन मोड में काम हो सकता है, नॉर्मल सरकार में काम नहीं होता है। तो मिशन मोड में अगर काम, आज की डेट में भी राजस्थान में 500 मेगावाट कम नहीं है, एक थर्मल पावर स्टेशन के बराबर छतों पे बिजली पैदा हो रही है। लेकिन हम हर घर में ऐसा क्यों नहीं करते? जब लगा रखी है तो मेरा बिल एक साल में -4,256 रुपये है आज, और बिल को फेंक देता हूँ मैं। अब देखिए कि क्या होता है, ये चीज़ समझाने की जरूरत है कि तुमने अगर लगा लिया, क्या तुम में क्या बदलाव आएगा? बिजली आप बाहर से लोगे वो नहीं है, बदलाव ये आएगा आप प्रोड्यूसर होगे, आप कंज्यूमर नहीं है। आप उसको कह दोगे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ,
तो वो एक बदलाव आ जाएगा। लेकिन सर बदलाव तो निरंतरता का प्रतीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2013 में देश के अंदर 3 गीगावाट के आसपास सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आज की तारीख में 130 गीगावाट है। गीगावाट है। राजस्थान इस वक्त सेकंड पोजीशन पे है देश के अंदर, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा सोलर प्रोडक्शन यहीं पर है। तो ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन जो आप घर घर की बात कर रहे हैं, अब मानिए कोई गरीब परिवार है किसी गांव के अंदर, अब वो नहीं, उसको ये समझ ही नहीं आता कि लोन लेना है, उसकी EMI जन, वो कह रहे हैं मेरी तो 150 यूनिट फ्री है, मैं क्यों सोलर के चक्कर में पड़ूं। तो वहां CSR की भूमिका क्या हो सकती है। और वर्तमान में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है, अब गैस के क्राइसिस के बाद हम PNG पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का भी तो एक सिस्टम होना चाहिए ना कि हम सारी डिपेंडेंसी को सिर्फ इंपोर्ट पर ना रखें, खुद भी तो कुछ प्रोड्यूस करें ना। उसमें आपके पास बायो प्रोडक्ट क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने ये कहा कंपेन मोड में होगा ये। आप शिविर क्यों नहीं लगाते सोलर लाइट लगाने के ना, कि 4 सोलर लगाने वाले ये हैं, ये बैंकर्स बैठे हैं, ये फाइनेंस करेगा, हम आपको सब्सिडी नहीं सैंक्शन करते हैं। आप देखिए क्या काम होता है। मैंने चाय पे बुलाया मेरे कॉलोनी वालों को, और आप देखिए सबके घर पे सोलर लगे हुए हैं। जैसे कॉलोनी के पट्टे बढ़ते हैं वैसे सोलर के पट्टे बांट दिए जाएं। बिल्कुल, आप बैठिए, आप लगाते हैं, और ये कंपनी आप चूज कर लो, इनसे आप नेगोशिएट कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 4 कंपनी आ गई, चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 कंपनी आ गई, आपको सब्सिडी में ही सैंक्शन हो रही है, EMI बैंक वाला दे रहा है, तो इसमें क्या तकलीफ है। आप मिशन मोड में करिए इस काम को, तो आप देखिए इतना बड़ा काम हो जाएगा। जब 500 मेगावाट का बगैर किसी काम के आज हो गया है, तो इसको 2000 मेगावाट करने में कितना सा समय लगेगा। और 2000 मेगावाट किसे कहते हैं सर? 500 मेगावाट से ऊपर आपका सुपर थर्मल पावर है, थर्मल पावर स्टेशन, दैट इज सुपर पावर थर्मल स्टेशन, तो वो हो जाएगा आपका एक काम। दूसरा, आप रसोई में देखिए, अपनी में रसोई में हमारी जो गैस है, जो गैस आती है, उसमें सिर्फ 42% हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बाकी वेस्ट जाती है लॉ के थ्रू। इंडक्शन में इट इज 89%। आप इंडक्शन यूज करो ना। मैं घर में कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ रोटी सेकेंगी, रोटी बनेगी, बाकी की सब्जी, दूध, चाय सब इंडक्शन बनेगा। आप देखिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया मेरे घर में, खूब AC चल रहे हैं, बिजली नहीं खर्च हो रही है। तो एक काम ये हो सकता है। आपके साथ तो ये है ना कि आपने तो सोलर लगा रखा है, लेकिन गरीब आदमी के घर में सोलर नहीं होगा। अब उसको इंडक्शन लगाने के लिए आप कह रहे हैं, अब उसके पास 4 बर्नर है, इंडक्शन 4 बर्नर आप लेने के जाएंगे तो 60,000 का है, तो आम आदमी कैसे खर्च करेगा उसको? बहुत सिंपल है। सरकार ने आपको मालूम नहीं है क्या, जिसने घर पे सोलर लगाई उसको सरकार ने, जो BPL भी नहीं उसको भी इंडक्शन दे दिया है, फ्री में दिया है सरकार, घर पे पहुंचा दिया आपके। मेरी जो दामाद है उनके घर पे आ गया। मैंने भाई ये इंडक्शन कहाँ से आया साहब? प्राइम मिनिस्टर ने भेज दिया हमारे घर पे। वो आपके दामाद है इसलिए भेज दिया, सबके लिए भेजा गया? अरे नहीं, मेरा तो कोई पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा तो कोई एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। तो एक बात बता रहा हूँ, उनका हमारे यहाँ सबके यहाँ आ गया है, जिसने सब्सिडी लिया, जिसने सरकार की सब्सिडी लिया, लेकिन सरकार की 78,000 की सब्सिडी ली है। तो आप देखिए कितनी बढ़िया योजना, 78,000 सब्सिडी भी दे रहे हैं, आपको इंडक्शन भी दे रहे हैं। मैंने सब्सिडी नहीं ली, मेरे यहाँ तो नहीं आया इंडक्शन। मैंने कहा यार कौन चक्कर में पड़ेगा, मैंने वैसे ही कहा, मैंने जल्दी लगाओ यार, खटाखट मैं एक दिन वेट नहीं करूँगा, मैं क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आप गाँव में बायोगैस का क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते हैं? खत्म हो जाएगा ना ये। आपने जो उज्ज्वल योजना चलाई, सिलेंडर आज की डेट में पैसे की वजह से घर में रखे हुए हैं। आप वहाँ पर, मतलब आप देखिए कि आप क्यों नहीं बायोगैस लगाते हैं। मैंने सिंधुदुर्ग में किया, क्यों वहाँ पे ढाणियों में गांव है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ है ना वेस्टर्न राजस्थान, ऐसे ढाणियों में गांव है, लेकिन वहाँ सरसब्ज गांव है, वो एक अलग इशू है। तो वहाँ पे मैंने कहा भाई यहाँ मैं तो वहाँ बड़ी जल्दी प्रमोट हो गई। तो मैंने मेरे लड़के से कहा कि भाई ये कैसे जल्दी प्रमोट हो गई, इंसान 15 किलोमीटर सिलेंडर लाते हैं, बायोगैस से जाएंगे नहीं हो जाता है। आज वहाँ पर 2,500 सोलर, ये क्या नाम, बायोगैस प्लांट सब चल रहे हैं आज। तो ये सारे के सारे चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की योजनाएं हैं, उनका देश फायदा क्यों नहीं उठा रहा है? उठा तो रहा है सर, ऐसा तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए रिवोल्यूशनरी एकदम से चेंज नहीं है, स्पीड काम, प्राइम मिनिस्टर स्पीड की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम को क्योंकि मुझे क्लोज करना है, मैं फिर आपके नाम से शुरू किया, नाम के साथ खत्म कर रहा हूँ। आपके नाम है सीताराम है, और देश में बड़ी बात होती है कि भाई सतयुग लाना है, सतयुग लाना है। तो ये सतयुग आपके नजरिए से कैसे आएगा? क्या हो तो सतयुग हो, और उसमें CSR की भूमिका क्या हो? देखिए CSR की भूमिका तो ये हो सकती है, देखिए सतयुग जब आएगा जब वैल्यूज का निर्माण होगा, मॉरल वैल्यूज, सारी वैल्यूज। आपका जो पैसे की पावर है वो हावी है, तो वैल्यूज फॉर मनी, नॉट वैल्यू फॉर मनी। आप ये ध्यान करिए, पहले तो वैल्यूज आएंगी
तो मूल्य कैसे आए? स्कूल से चालू करिए, स्कूल से चालू करिए, संस्कार का स्कूल बनाइए, तो आपके वैल्यूज आएंगे, और वैल्यूज आएंगे तो आप कुछ भी करा सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आज़ाद नगर में बाबरिए डकैती डालते थे, बदमाशी करते थे, आज देख लीजिए, एक आज़ाद नगर है, सारे घर पक्के मकान बन सकते हैं, सारा काम कर रहे हैं, स्कूल बना दिया, ओपी सैनी कलेक्टर थे, उद्घाटन कर दिया, सब कुछ हो गया। अगर आप चाहते हो तो चेंज हो जाता है, लोगों का इन्वॉल्व करके। क्या ये किताब चेंज कर सकती है जो आपने लिखी, इंडिया ये एट किताब 100 रिसर्जेंट भारत? किताब ईमानदारी से, जो 70% पॉपुलेशन है उसका रोड मैप है, ये एकदम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रोड आपके तो आपका जो वो है समृद्ध भारत अभियान, इसमें समृद्ध नाम ही प्रधानमंत्री ने दिया है, तो फिर उनको ये रोड मैप क्यों नहीं पता? नहीं, उनको रोड मैप है, उन्होंने नीति आयोग से बनवाया है ना। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर के पास गई किताब, ये तो ये गई किताब प्राइम मिनिस्टर के पास। मेरे पास 40 कॉपी मुझसे ले गए हैं, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज मुझे दिया है, जो लेटेस्ट जो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, मैंने उनको ये कहा था कि भाई $800 पर कैपिटा आपके बिहार की है और 18,000 में पहुँचना है, तो आप तो नहीं पहुँच सकते। तो उनका चैलेंज आपका है, हमको इलाज बताइए, क्योंकि आप बनते हो इस काम के लिए बहुत बड़े। मैंने इसका चैलेंज मैंने ढूंढ लिया है, इस देश में इलाज है उसका। इसका ये है कि सोशल इंडिकेटर्स तो आप केरला के ले लीजिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप तमिलनाडु के ले लीजिए, जिसकी 4 लाख पर कैपिटा इनकम है, जबकि 2 लाख है देश की, उसके आप ले लीजिए, और फिर भले ही आप उठा करके 9,000 रुपये ख़त्म कर दो। हमें 18 नहीं जाना है, हमको हैप्पी होने के लिए और हमको जो समृद्ध होने के लिए, हमको 18, हमको तो वेल्दी होने की ज़रूरत नहीं, हमको तो हैप्पी होना है, हमको हैप्पी होना है, हमको नहीं होना है। तो हम तो हमारे 9,000 पकड़ लेंगे। हमारा जो हमारा 1,025 का पर कैपिटा इनकम का यूपी है और बिहार, दोनों को मिला के 40 करोड़ है, ये सब 9,000 10,000 पे पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं? विकसित भारत कैसे नहीं होगा, आप बताइए। बिल्कुल भारत तो है सर, अब उसमें 2 चीजें हैं, मोरल वैल्यू बढ़ाना है या संसाधन बढ़ाने हैं। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि अनंत काल से भारत विकसित ही है और अनंत काल के लिए विकसित है। क्या बढ़िया, लेकिन हम बिल्कुल मैं दुनिया आपसे के एग्री करता हूं। संसाधनों के अच्छी हिसाब बात से है हम ये। उसको विकसित करने की बात करते हैं। सीताराम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनसे मुझे एक और डिस्कशन करना था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं सीधा आपसे अपील कर रहा हूं। सीताराम जी ने मुझे आंकड़ा दिया था, उन्होंने कहा कि देश का जो बजट हर साल का होता है वो इस बार का 55 लाख करोड़ था, पिछली बार का 50 लाख करोड़ था। लेकिन आप जानते हैं इस देश के अंदर जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को आप कैसे जोड़िए, चाहे वो खाने की, पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, ये जब सब मिलता है ना, तो 60 से 65 लाख करोड़ के आसपास का सालाना हम वेस्टेज कर रहे हैं। अगर हम इस वेस्टेज को भी बचा लेना, तो देश का जितना बजट है उससे ज्यादा की हमारी सेविंग हो जाएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।